भारत का नक्शा बदलने वाला है। हो सकता है कि अब से कुछ दिन बाद जब आप देश का मैप उठाकर देखेंगे तो आपको कुछ नए इलाके नजर आएंगे। सीमा बदल चुकी होगी, कुछ नए इलाकों से आपको सीमा रेखा गुजरती दिखाई देगी। इसके लिए काम भी शुरू हो चुका है। खबरें तो ये भी हैं कि इस महीने के आखिर तक काम मुकम्मल करने की तैयारी है। जिस देश के हिस्से भारत में शामिल होंगे वो भी मान गया है। दिल्ली के बंद कमरों में हुई मीटिंग्स में सब कुछ फाइनल हो चुका है। तो कौन है ये देश जिसके इलाके हमें मिलेंगे? कौन से इलाके जुड़ेंगे भारत में? इसकी जरूरत क्या है और इसका विरोध क्यों हो रहा है? आज इसी पर बात करेंगे। नमस्ते, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। 17 जुलाई 2026 को इंडो पैसिफिक को कवर करने वाली अमेरिकी मैगजीन द डिप्लोमैट में एक रिपोर्ट छपी। रिपोर्ट में भारतीय सरकार के एक इंटरनल दस्तावेज का हवाला दिया गया था। इसके मुताबिक भारत और म्यांमार के बीच लंबे समय से बाकी सीमा तय करने का काम पूरा करने के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया गया था। योजना थी कि मणिपुर के चंदेल जिले में स्थित बॉर्डर पिलर 65 से 68 के बीच करीब 2.25 किलोमीटर लंबे हिस्से का अंतिम सीमांकन किया जाएगा। इसके लिए दोनों देशों के बीच करीब 3.5 वर्ग किलोमीटर जमीन की अदला बदली का प्रस्ताव रखा गया है। दस्तावेज में इस पूरी प्रक्रिया को 3 महीने के भीतर पूरा करने का लक्ष्य भी तय किया गया है। यानी इस हिसाब से समय सीमा अगस्त 2026 रखी गई है, यानी इस महीने के अंत तक। नक्शे पर देखिए, जिस जमीन को लेकर ये प्रस्ताव है वो म्यांमार के संगाइंग क्षेत्र में स्थित काबाव वैली के बिल्कुल पास है। काबाव वैली सिर्फ नक्शे पर दिखने वाली एक घाटी नहीं है। मणिपुर के इतिहास और राजनीति में इसका एक बेहद अहम स्थान रहा है, जिसकी कहानी हम आपको आगे समझाएंगे। इस रिपोर्ट के कुछ दिन बाद भारत सरकार से इस बारे में सीधा सवाल भी पूछा गया कि क्या भारत और म्यांमार के बीच जमीन की अदला बदली होने वाली है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इसका सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने लैंड स्वैप की पुष्टि तो नहीं की, लेकिन इससे इनकार भी नहीं किया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि भारत और म्यांमार सीमा के कुछ हिस्सों का सीमांकन अभी बाकी है और उन हिस्सों को लेकर दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है। यानी उनके इस एक बयान ने 2 बातें बिल्कुल साफ कर दी हैं। भारत और म्यांमार के बीच सीमा को लेकर बातचीत चल रही है, लेकिन क्या इसमें जमीन की अदला बदली भी शामिल है? इस पर सरकार ने कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। रिपोर्ट के मुताबिक इस मुद्दे पर बातचीत कुछ हफ्ते पहले ही उच्च स्तर पर भी हो चुकी है। म्यांमार के सैन्य शासक सीनियर जनरल मिन आंग ह्यांग 30 मई से 3 जून तक भारत दौरे पर थे। तब दोनों देशों के अधिकारियों ने सीमा विवाद पर चर्चा की थी। रिपोर्ट्स में कहा गया कि बातचीत के दौरान ऑक्सिलियरी पिलर्स लगाने का प्रस्ताव भी सामने आया था। ये बॉर्डर पिलर्स के बीच लगाए जाने वाले छोटे सीमा चिन्ह होते हैं ताकि सीमा को और साफ तरीके से तय किया जा सके। खासतौर पर पिलर नंबर 65 और 68 के बीच स्थित मोलचाम इलाके पर चर्चा हुई थी। इस बैठक में विदेश मंत्रालय के 2017 के उस प्रस्ताव पर भी बात हुई जिसमें इसी जगह सीमा तय करने के लिए एक सुझाव दिया गया था। यानी मामले पर बात तो पिछले 9 साल से चल रही थी, जो अब दोबारा से शुरू हो गई है। लेकिन सवाल है कि अगर मसला इतना पुराना है तो फिर अभी 3 महीने के अंदर इसे सुलझाने की क्या जरूरत है? इसके लिए भारत और म्यांमार सीमा को समझना पड़ेगा। भारत और म्यांमार के बीच करीब 1643 किलोमीटर लंबी सीमा है। ये सीमा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम इन 4 पूर्वोत्तर राज्यों से होकर गुजरती है। कई दशकों तक जमीन पर इस सीमा का कोई खास मतलब नहीं था। फ्री मूवमेंट रेजिम के तहत सीमा के दोनों तरफ रहने वाले पहाड़ी समुदाय के लोग बिना वीजा एक दूसरे के क्षेत्र में 16 किलोमीटर तक आ जा सकते थे। इस व्यवस्था की वजह से वे परिवार जिन्हें कभी औपनिवेशिक दौर में खींची गई सीमा ने अलग कर दिया था, अपने रिश्ते और सामाजिक संबंध बनाए रख सके। लेकिन फरवरी 2021 के बाद सब कुछ बदल गया। म्यांमार में सेना ने तख्ता पलटकर सत्ता पर कब्जा कर लिया। इसके बाद देश गृह युद्ध की आग में धकेल दिया गया। हिंसा से बचने के लिए हजारों लोग भारत की ओर भागने लगे। अनुमान है कि करीब 79,000 शरणार्थी, जिनमें ज्यादातर चिन राज्य के थे, सीमा पार करके भारत पहुंचे। इनमें से अधिकांश ने मिजोरम और मणिपुर में शरण ली। फिर मई 2023 में खुद मणिपुर भी हिंसा की चपेट में आ गया। मैतेई और कुकी समुदायों के बीच जातीय संघर्ष भड़क उठा। खबरों की माने तो इस हिंसा में 200 से ज्यादा लोगों की जान गई। इसके बाद मणिपुर सरकार ने सीमा पार से होने वाली आवाजाही पर सवाल उठाए। आरोप लगाया कि फ्री मूवमेंट रेजिम की वजह से नार्को टेररिस्ट और हथियारबंद उग्रवादी भारत में घुसपैठ कर रहे हैं। इसी वजह से फरवरी 2024 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सरकार फ्री मूवमेंट रेजिम को पूरी तरह से खत्म कर देगी।
साथ ही भारत म्यांमार सीमा पर फेंसिंग भी की जाएगी। इस मॉडल को भारत बांग्लादेश सीमा की तरह विकसित किया जाएगा। इसके बाद भारत सरकार ने सीमा पर फेंसिंग और गश्त का रास्ता बनाने के लिए करीब 27,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी। लेकिन जिस सीमा पर भारत फेंसिंग करना चाहता है वो पूरी सीमा आज तक जमीन पर तय नहीं हुई है। यही इस पूरे विवाद की असली वजह भी है। भारत और म्यांमार ने करीब 60 साल पहले 1967 में सीमा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन आज भी सीमा के कई हिस्सों में जमीन पर अंतिम सीमांकन नहीं हुआ है। यानी नक्शे पर तो एक लाइन दिखेगी, लेकिन जमीन पर वो पूरी तरह से तय नहीं है। अधिकारियों के मुताबिक सीमा के कई हिस्से अब भी अनसुलझे हैं। इनमें सबसे संवेदनशील इलाके हैं मोलचाम सेक्टर, जो पिलर 64 से 68 के बीच है, मोरेह सेक्टर पिलर 75 से 79 के बीच, और चोरो खूनो सेक्टर पिलर 88 से 95 के बीच। तीनों इलाके मणिपुर में आते हैं। यहीं सरकार का तर्क भी सामने आता है। अगर फेंसिंग करनी है तो पहले सीमा की एक तय लाइन चाहिए। तय लाइन के लिए सीमांकन जरूरी है और इस खास हिस्से में सीमांकन के लिए सरकार के मुताबिक थोड़ी सी जमीन की अदला बदली करनी पड़ सकती है। लेकिन अब सवाल ये है कि यही इलाका इतना संवेदनशील क्यों है? इसके लिए हमें लगभग 200 साल पहले जाना पड़ेगा। बात एक घाटी से शुरू हुई, काबाव वैली। काबाव वैली एक उपजाऊ घाटी है। सदियों तक इस पर कभी मणिपुर का कब्जा रहा तो कभी बर्मा का। 1824 में पहला एंग्लो बर्मा युद्ध शुरू हुआ। अंग्रेजों के साथ मिलकर मणिपुर की सेना ने कुछ समय के लिए इस घाटी पर कब्जा कर लिया, लेकिन 1826 में यानडाबो संधि के बाद पूरा इलाका ब्रिटिश कंट्रोल में आ गया। फिर 1834 में ब्रिटिश प्रशासन ने सीमा दोबारा तय की और काबाव वैली को बर्मा के प्रशासन के अधीन कर दिया। इस सीमा को बाद में पेम्बर्टन लाइन कहा गया। 1881 में कर्नल जॉन स्टोन ने इसका दोबारा सर्वे किया। अंग्रेजों ने इसके बदले मणिपुर के राजा को हर महीने 500 चांदी के सिक्के मुआवजे के तौर पर देने का फैसला किया। ऐसा एक सदी से भी ज्यादा समय तक चलता रहा। यहीं से विवाद की जड़ भी शुरू होती है। 1953 में आजादी के 6 साल बाद भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और बर्मा के प्रधानमंत्री यू नू ने इस मुआवजे को हमेशा के लिए बंद करने पर सहमति बना ली। मणिपुर में आज भी बहुत से लोग उस एक घटना को उसी तरह से याद करते हैं जब उनके मुताबिक भारत ने काबाव वैली म्यांमार को दे दी। लेकिन इतिहासकार इस दावे से सहमत नहीं है। उनका कहना है कि काबाव वैली 1834 से ही बर्मा को प्रशासन में दे दी गई थी। 1953 में कोई नई जमीन नहीं दी गई थी, सिर्फ ब्रिटिश दौर का मुआवजा बंद किया गया था। इतिहासकारों के मुताबिक किसी भी औपनिवेशिक नक्शे में काबाव वैली को मणिपुर का हिस्सा कभी दिखाया ही नहीं गया। यानी कानूनी तौर पर देखें तो नेहरू ने कोई भारतीय इलाका म्यांमार को नहीं सौंपा था। लेकिन मणिपुर में काबाव वैली सिर्फ एक घाटी नहीं है, बल्कि एक प्रतीक बन चुकी है। ऐसा प्रतीक जो बहुत से लोगों के लिए इस बात का सबूत है कि दिल्ली ने पहले भी सीमा से जुड़े फैसले स्थानीय लोगों से बिना पूछे लिए थे। कागजों पर भारत म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को आखिरी बार 10 मार्च 1967 को तय किया गया था। उसी दिन रंगून में दोनों देशों ने भारत बर्मा सीमा समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद जमीन पर सीमांकन के लिए जॉइंट बाउंड्री कमीशन बनाया गया। इस पूरी सीमा में मणिपुर का हिस्सा लगभग 398 किलोमीटर है, लेकिन समझौते के बाद भी जमीन पर सीमांकन की प्रक्रिया बेहद धीमी रही। 2018 में सरकार ने संसद को बताया था कि संयुक्त तंत्र के जरिए करीब 171 किलोमीटर की सीमा का ही सीमांकन पूरा हो पाया है। इसी साल काबाव वैली के पास वाले हिस्से की जांच के लिए एक अलग समिति भी बनाई गई, लेकिन वो भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। उसी साल एक और विवाद सामने आया। लोगों ने आरोप लगाया कि बॉर्डर पिलर नंबर 81 को लगभग 3 किलोमीटर भारत के भीतर खिसका दिया गया है ताकि नए बॉर्डर पिलर्स लगाए जा सकें। इस आरोप के बाद इलाके में तनाव और बढ़ गया और प्रशासन को निषेधाज्ञा यानी प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स देने पड़े। सरकार ने कहा कि उसने 1967 के समझौते के मुताबिक सिर्फ सहायक बॉर्डर पिलर्स लगाए हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन स्थानीय लोग इस बात से संतुष्ट नहीं थे। उधर कुछ दूसरे गांवों में भी लोगों ने शिकायत की कि म्यांमार के सैनिकों और स्थानीय लोगों ने उन्हें नए मकान बनाने से रोक दिया। वहां भी ये साफ नहीं था कि गांव का कौन सा हिस्सा किस देश में आता है। यही समस्या पूरे भारत म्यांमार सीमा पर बार बार दिखाई देती है। यानी सीमांकन करना जरूरी है, ये तो साफ हो गया है। अब इसमें मुश्किलें क्या हैं, ये भी देख लेते हैं। सबसे पहली समस्या भौगोलिक स्थिति है। पूरा इलाका हिमालयन माउंटेन रेंज के दक्षिणी हिस्से में आता है, इसलिए यहाँ पहाड़ी और जंगली क्षेत्र ज्यादा हैं। नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, बराइल हिल्स और मिजो हिल्स जैसे कई पहाड़ियां हैं। ऐसे में यहाँ फेंसिंग करना मुश्किल हो जाता है, खासकर बारिश के समय में जब जंगल और घने हो जाते हैं। इससे भी बड़ी समस्या है यहाँ रहने वाले लोगों का विरोध। उत्तर पूर्वी राज्यों में मुख्य रूप से जनजातीय समूह और आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं, जैसे नागालैंड में नागा ट्राइब्स, मणिपुर में कुकी और तंगखुल जैसे नागा जनजातियां, मिजोरम में मिजो और चिन ट्राइब्स। ये ट्राइब्स भारत म्यांमार बॉर्डर बनने से सदियों पहले से इस पूरे इलाके में रहती आई हैं।
जब ब्रिटिश काल में दोनों देशों के बीच सीमा खींची गई थी तो इन ट्राइब्स और उनके लीडर्स से कोई बात नहीं की गई थी और जबरन इन्हें दो देशों की सीमा में बांट दिया गया था। लेकिन पहचान एक होने के कारण ये लोग आज भी जुड़े हुए हैं। उदाहरण के तौर पर मिजो, कुकी, चिन और जोमी ट्राइब्स आज भारत और म्यांमार और बांग्लादेश के इलाकों में फैली हुई है। लेकिन ये सभी ट्राइब्स खुद को एक ही जातीय परिवार का हिस्सा मानती हैं जिसका नाम है जो, यानी इनकी ऐतिहासिक पहचान और संस्कृति आपस में जुड़ी हुई है। इसलिए इन जनजातियों ने मिलकर जो रीयूनिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन जोरो नाम का एक संगठन भी बनाया हुआ है। इनकी मांग है कि इन जनजातियों को यूनिफाई करके एक एडमिनिस्ट्रेशन के तहत लाया जाए। इसी तरह कई अन्य ट्राइब्स भी भारत म्यांमार के बीच बटी हुई हैं। इन्हीं वजहों से आज़ादी के बाद भी इस पूरे इलाके में फ्री मूवमेंट जोन बनाए रखा गया था, जिसके बारे में हमने आपको पहले बताया। इससे लोग आसानी से सीमा के आर पार जा सकते थे और अपने लोगों से मिल सकते थे। पर अब जब बॉर्डर पर फेंसिंग की कोशिशें की जा रही हैं तो स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे हैं। उनका मानना है कि इससे वो अपने ही लोगों से कट जाएंगे, सीमा पार करके उनका आना जाना बंद हो जाएगा। इसे लेकर ट्राइब्स कई बार विरोध प्रदर्शन भी कर चुके हैं। कई बार सीमा पर की जा रही फेंसिंग तोड़ने की भी खबरें सामने आई हैं, जिनका आरोप म्यांमार के कुछ आर्म्ड ग्रुप्स के लड़ाकों पर भी लगा है। कुछ उत्तर पूर्वी राज्य भी बॉर्डर पर फेंसिंग का विरोध कर चुके हैं। केंद्र सरकार के ऐलान के बाद फरवरी 2024 में ही मिजोरम विधानसभा ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर सीमा पर बाड़बंदी और फ्री मूवमेंट जोन खत्म करने के फैसले का विरोध किया था। ऐसे में जब जुलाई 2026 में द डिप्लोमैट की रिपोर्ट सामने आई तो मणिपुर में उसका विरोध होना भी स्वाभाविक था। सबसे पहले प्रतिक्रिया आई कोकोमी COCOMI की, यानी कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ऑफ मणिपुर इंटीग्रिटी। ये 2019 में बना मैतेई समाज के कई नागरिक संगठनों का एक साझा मंच है। कोकोमी ने केंद्र सरकार को साफ चेतावनी दी कि मणिपुर की जमीन का अगर एक छोटा सा हिस्सा भी किसी दूसरे देश को नहीं दिया जाना चाहिए। संगठन ने कहा कि मणिपुर की भौगोलिक सीमाएं पीढ़ियों से चली आ रही हैं, इसलिए उन्हें वहां के लोगों की सहमति के बिना बदला नहीं जा सकता। कोकोमी ने यह भी कहा कि अगर सरकार इस योजना को आगे बढ़ाती है तो बड़े पैमाने पर इसके खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। पूर्वोत्तर राज्यों से इतर भी सीमांकन में दो बड़ी मुश्किलें हैं। सबसे पहली समस्या है पारदर्शिता की। सरकार ने अब तक 3.5 वर्ग किलोमीटर जमीन की अदला बदली वाली खबर की न तो पुष्टि की है और न ही उसका साफ खंडन किया है। दूसरी और शायद सबसे मुश्किल बात म्यांमार से जुड़ी है। भारत जिस सरकार के साथ ये समझौता करेगा वो सीनियर जनरल मिन आंग ह्यांग की सैन्य सरकार होगी। वही सरकार जिसने 2021 में तख्ता पलट करके सत्ता संभाली थी, जो आज भी गृह युद्ध का सामना कर रही है, जो अपने ही देश के कई इलाकों पर पूरी तरह नियंत्रण नहीं रखती, जिनमें भारत की सीमा से लगे कुछ क्षेत्र भी शामिल है। माने अगर जमीन की अदला बदली पर बात आगे बढ़ी तो समस्या देश के अंदर और बाहर दोनों जगह होगी। क्या मणिपुर कभी इसे स्वीकार करेगा? अगर ऐसा होता भी है तो म्यांमार की जिस सरकार के साथ समझौता हो रहा है, अगर वही भविष्य में बदल गई तो उस समझौते की गारंटी कौन देगा? हमने सभी मुद्दों पर जानकारों से बात की। ये कोई मामूली बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं है और इसको सेटल करने का जो प्रोसेस है वो भी कोई ओवरनाइट सेटलमेंट की बात नहीं हो सकती है, क्योंकि आपने जैसे कहा कि ये एक मेरे ख्याल में 1.4 स्क्वायर माइल एरिया है जिसकी बात हम कर रहे हैं। ये क्यों क्रिटिकल है? इंडिया म्यांमार बॉर्डर है। अगर आप रीसेंट कॉन्टेक्स्ट देखें, रीसेंट हिस्ट्री देखें, तो अभी जो एथनिक क्लैशेस हुए थे मणिपुर में, उसका थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड आप समझे तो आपको पता लगेगा कि ये दरअसल एक समुदाय समझते हैं कि काफी माइग्रेंट्स म्यांमार से जो आए हैं, जो इनके लैंड, जॉब्स, कोटा, सारी चीजों पे इनका एक अधिकार जो जमाने की कोशिश है, उसको लेकर ही ये मतभेद है प्राइमरीली, है ना। तो अभी अगर आप ये कह रहे हैं कि जिस एरिया का सेटलमेंट, बॉर्डर डिमार्केशन नहीं हुआ है इतने अरसों से, अब वो होगा, तो किस तरह से होगा? बात यह है कि जो अगर आप MEA स्टेटमेंट देखें जो आपके इंडिया टुडे ने भी, जिस पर एक आर्टिकल आज निकाला है, उसमें रणधीर जायसवाल ने कहा है कि देयर आर सर्टेन एरियाज ऑन द बॉर्डर व्हिच आर येट टू बी सेटल्ड, डिस्कशंस ऑन दोज सेक्टर्स आर ऑनगोइंग। मेरा ये मानना है कि इस कोई टेरिटोरियल एक्सचेंज अगर हो जाता है, स्वैपिंग की बात, देखिए इस तरह के मामले में क्या था, बहुत सारे कंस्पिरेसी थियरीज आ जाएंगे कि इंडिया ने इतना टेरिटरी कंसीड कर दिया म्यांमार को, या उस तरह की चीजें जो है, ये बहुत ट्रांसपेरेंट प्रोसेस से होना चाहिए। मेरे ख्याल में इस पे अभी मिनिस्ट्री से और भी क्लैरिटी आने की जरूरत है कि क्या प्रोसेस फॉलो किया जा रहा है इस पूरे मामले में। और आपका जो सवाल था कि क्या इस वजह से वापस मणिपुर के अंदर
लोगों में कोई आशंका, वापस वहां पे कोई कॉन्फ्लिक्ट होने की गुंजाइश है? बिल्कुल है, बिल्कुल है, क्योंकि ये बहुत ही वॉलेटाइल इशू है। इसलिए मैंने कहा देयर इज अ नीड टू ट्रेड कॉशियसली इन दीज मैटर्स। ये एक काफी अरसों से चल रहा बॉर्डर डिस्प्यूट है। भारत के जो स्ट्रेटेजिक एबिलिटी है म्यांमार के साथ, उसको एक्सरसाइज करने की जरूरत है। लोकल कम्युनिटी स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लेने की जरूरत है। ये कोई ऑर्डिनरी ज्योग्राफी नहीं है। इधर से आपके आर्म्स, नारकोटिक्स, इलीगल इमिग्रेंट्स, सब चीजों को लेकर ये विवादास्पद मामला है। तो मैं चाहूंगी कि मिनिस्ट्री की तरफ से जो भी फैसला लिया जाए, जो भी डिस्कशंस हो, ट्रांसपेरेंसी बने रहे, ताकि लोग जो है ऑलरेडी वॉलेटाइल है, एक ऐसा स्टेट है जिसमें इस तरह का एक स्ट्राइफ, इंटरनल स्ट्राइफ हमने अभी अभी नोटिस किया, प्रेसिडेंट्स रूल था काफी समय तक, वापस किसी तरह का ट्रिगर ना हो। सीमा विवाद सुलझाने के लिए जमीन की अदला बदली भारत के लिए कोई नई बात नहीं है। 2015 में भारत और बांग्लादेश ने लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट लागू किया था। उस समझौते के तहत दोनों देशों ने दशकों पुराने एन्क्लेव विवाद को खत्म किया था। भारत ने 111 एन्क्लेव बांग्लादेश को सौंपे, जबकि बदले में 51 एन्क्लेव भारत को मिले थे। शायद इसी तर्क को भारत सरकार अब म्यांमार सीमा पर भी लागू करना चाहती है। अगर ऐसा होता है तो उसका असर बहुत बड़ा नहीं होगा, लेकिन अहम जरूर होगा। मुलजाम सेक्टर में नए सहायक सीमा स्तंभ लगाए जा सकेंगे। सीमा पर एक अधूरा हिस्सा कानूनी रूप से तय हो जाएगा। पूरी फेंसिंग परियोजना का एक बड़ा अवरोध भी खत्म हो जाएगा। भारत की सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी ये एक अहम कदम होगा। लेकिन जमीनी स्तर पर यह प्रोजेक्ट कितना मुमकिन है और सरकार चुनौतियों से कैसे निपट सकती है, एक्सपर्ट से जानते हैं। बिल्कुल है, लेकिन यही देखिए, हर वक्त आप किसी भी सरकार के ऊपर उस तरह से एक सस्पिशन, क्या कहते हैं उसको, एक उस तरह का अनप्रिडिक्टेबिलिटी हमेशा रहेगा। वो कोई भी सरकार हो, किसी भी देश का हो। तो मैं नहीं मानती कि ये बहुत बड़ा उस तरह का कंसर्न है कि वहां की सरकार अगर मुंह कर गए या अपने जो डिसीशंस होते हैं उससे अगर वो फिर अलग कुछ दूसरा सरकार आ गए, वो अभी फिलहाल के लिए हमें ये मान के चलना पड़ेगा कि अभी जो सरकार म्यांमार में है उनके साथ किस तरह के डिसीजन होते हैं और किस फॉर्मेट में उसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाता है, वो बहुत जरूरी है। देखिए क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय मामले में सिर्फ दो देश का सिर्फ हस्तक्षेप या उनका सिर्फ कंसेंट ही सब कुछ नहीं है। दुनिया भर के लिए ये एक न्यूज, एक ग्लोबल हेडलाइन बन जाता है। तो ऐसा बहुत आसान नहीं है कि कोई देश उस पर स्टेप बैक करे फिर वापस। मैं नहीं कह रही कि कभी हुआ नहीं है पिछले in the past such a thing, but your question about Myanmar government in particular, whether they will stick to whatever decisions are made, whatever is the blueprint that is decided, is of course maybe a concern. I wouldn't put all my bets on the fact that this is not a good idea to go ahead with the current government. I would say the sooner we settle this matter, जितनी जल्दी हम इस तरह के मामले को सेटल करें और जितनी जल्दी हम इस तरह की इंस्टीट्यूशनलाइज करें इस तरह से कि कोई उस पर वापस विवाद खड़ा ना हो पाए, एक नॉन निगोशिएबल तरीके से इसको अगर सेटल किया जाए तो वो बेहतर रहेगा दोनों तरफ, दोनों ही मुल्कों के लिए। बड़ी खबर यहीं तक, अब सुर्खियों की बारी। पहली खबर, 6 अगस्त को पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जेल में रहते हुए 3 साल पूरे हो गए। इस दौरान उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के कार्यकर्ताओं ने देश भर में रैलियां निकाली और विरोध प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया गया। इस बीच इमरान खान के बेटों ने CNN को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है कि उनके पिता किस हाल में हैं। 7 महीनों से उन्हें ना तो डॉक्टर्स, ना फैमिली और ना ही वकीलों से मिलने दिया जा रहा है। इधर इमरान की पार्टी पीटीआई ने सरकार के सामने 2 मांगे रखी हैं। चेतावनी दी कि अगर ये बात नहीं मानी गई तो 27 सितंबर को इस्लामाबाद तक मार्च निकालेंगे। पहली मांग है कि इमरान के केस की सुनवाई हो और निष्पक्ष फैसले सुनाए जाएं। दूसरी ये कि उन्हें उनकी लीगल टीम, डॉक्टर्स और परिवार के लोगों से मिलने की इजाजत दी जाए। अगली खबर, ओमान और ईरान के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट पर समझौता लगभग फाइनल है। ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर काजिम गरीबाबादी ने एक इंटरव्यू में समझौते की कुछ डिटेल्स दी हैं, जैसे दोनों देश हॉर्मुज का रूट और ट्रैफिक मैनेज करने के लिए जॉइंट कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाएंगे। अब तक हॉर्मुज पर जो रूट बना हुआ था, नई व्यवस्था में उसका मॉडल अलग होगा। ईरान के लरक आइलैंड और ओमान के समुद्री क्षेत्र से जाने वाले रूट बंद कर दिया जाएगा।
कमर्शियल जहाज़ों का बड़ा हिस्सा ईरान के समुद्री इलाके से होकर जाएगा, बाकी का हिस्सा ओमान के समुद्री इलाके से गुजरेगा, जबकि अब तक अधिकतर जहाज ओमान के समुद्री क्षेत्र से होकर जा रहे थे। गरीबाबादी ने यह भी साफ किया कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट तुरंत नहीं खोला जाएगा, बल्कि इसके लिए अमेरिका को ईरान की कुछ शर्तें पूरी करनी होगी। शर्तें ये हैं कि ईरान के पोर्ट्स पर लगा नेवल ब्लॉकेड हटाया जाए, ईरान पर से वो सैंक्शंस भी हटाए जाएं जो MOU टूटने के बाद फिर से लगा दिए गए थे, ईरान की फ्रीज की गई संपत्ति पर फिर से बातचीत शुरू हो जाए, लेबनान में भी शांति स्थापित करने पर अमेरिका ध्यान दे। यानी फिलहाल तो पल्ला ईरान की तरफ झुका नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि अमेरिका इन शर्तों और हॉर्मुज़ पर हो रही ओमान के साथ डील को मानता है या नहीं, इस पर उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है। फिलहाल के लिए सुर्खियों में इतना ही। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए द लंदन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि।